ओके, चलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में हमने, मतलब परसों के लेक्चर में हमने ऑलरेडी एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स एंड व्हाट अबाउट द देयर सोर्सेस एंड द वेज टू मिनिमाइज दोज एरर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन, ऑफ एनी मेजरमेंट। तो मेजर्ड वैल्यू थोड़ा अलग होता है और एक्चुअल वैल्यू कुछ और होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं। और ये एरर जो है वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि एवरेज एरर निकालते हैं। ठीक है, एवरेज एरर कैसे निकाला जाता है? इफ यू जस्ट फाइंड आउट द ऑल द एरर्स, इंडिविजुअल एरर्स, एंड फाइंड देयर मॉड्स, मैग्नीट्यूड्स, एंड जस्ट डिवाइड इट बाय the whole number of numbers, number of observations, then we can just get the total approximate error, or we can call it as a mean absolute error. And relative error is nothing but the error upon original value of observation. That is called as the relative error. Okay, and now in this lecture, in today's lecture, we are going to see the details of the calculation of errors in some other quantities when the errors in the dependent quantities are known. For example, देखो, सपोज हमारे पास ये है कि मान लो एक क्वांटिटी जो z है, तो ये z सपोज x प्लस y के बराबर है। मींस क्वांटिटी z इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द क्वांटिटी x एंड क्वांटिटी y। ये दो क्वांटिटीज का सम के बराबर ये z है। ठीक है, और अभी हमने समझो x के अंदर कुछ ना कुछ एरर बनाया, कुछ ना कुछ एरर हमने कर दिया x के अंदर, y के अंदर भी हमने कुछ ना कुछ एरर कर दिया। तो अभी इसकी वजह से जरूर z के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आने वाला है। सो वी वांट टू estimate the error in z if we know the error in x as well as in y. Okay, that is our aim. Even we want to talk about if the z is going to be equal to x minus y, and we measure x and y with some errors. Okay, we measure x and we measure y also, but there is some error in the measurement of x and there is some error in the measurement of y also, and we want to find out the error in the measurement of z here, and that is to be discussed in this today's lecture. Even we have to discuss about if suppose z is going to be the product of x and y, then how will you find out the error in z if we know the error in x and y as well. And even suppose as a final, we can just discuss about x upon y and the combinations of all these operations. इन सभी operations के जो अलग अलग combinations होते हैं, just like for example, if we have like z is equal to a square b cube upon root of c into cube root of d, like this. तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर a b c d के अंदर के एरर्स हमको पता है, तो उससे z के अंदर का एरर कैसे निकाल पाएंगे, तो उससे z के अंदर का एरर कैसे निकालना है, वो हमको आज के लेक्चर में सीखना है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू बिल्ड अप द कंसेप्ट फर्स्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सपोज z इज इक्वल टू x प्लस वाई। उसका एग्जांपल क्या है? जैसे हम जानते हैं ऑलरेडी कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस, राइट? ये उसका एग्जांपल है। या इवन द सपोज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? a प्लस b प्लस c, इस तरह से डिफाइन करते हैं, करेक्ट है? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फैक्ट हियर। सो z इज इक्वल टू x प्लस y के ये एग्जांपल्स है। ठीक है, अभी मान लो कि हमने x और y इन दोनों को मेजर किया और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर बना दिया, तो जरूर z के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आने वाला है। सो हाउ विल यू फाइंड आउट द एरर इन z if we know the error in x as well as y? So let us consider that delta x is the error in x, okay, and suppose delta y is the error in y, okay. देखो ठीक से, तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि डेल्टा x जो है वो x के अंदर का एरर है एंड डेल्टा y जो है वो y के अंदर का एरर है। और अभी हमको करना क्या है? वी वांट टू फाइंड आउट द एरर इन z. So let us assume that delta z
be the error in z. ओके, तो z के अंदर का जो एरर है उसको हम डेल्टा z बोल के रखेंगे, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा z if we know the value of delta x and delta y. Okay, so what is the relationship between delta z, delta x and delta y? We have to find out. Okay, अब देखो होता क्या है ना कि we want to talk about the maximum possible error. Okay, maximum possible error मतलब क्या, अब देखो अगर z के अंदर का जो एरर है या x के अंदर का जो एरर है वो अगर डेल्टा x है तो इसका मतलब x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बता सकते हो आराम से। x is going to lie between, the minimum value of x will be x minus delta x. Do you agree with this? Okay, x minus delta x, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि अगर x के अंदर का एरर डेल्टा x है तो इसका मतलब क्या होता है, x will be minimum x minus delta x and maximum it can be x plus delta x. Okay, these are the minimum and maximum values of x we can see. Now if you want to find out about y, तो y का जो वैल्यू है वो कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, y minus delta y and y plus delta y. yes, very good. So y minus delta y is going to be the minimum value of y and the maximum value of y is going to be y plus delta y, correct? Okay, now we want to find out the minimum and maximum value of z as well, ठीक है। z का हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। अब देखो सीधी बात यह है कि जब x मिनिमम होगा और y मिनिमम होगा तब जाके x प्लस वाई का वैल्यू भी मिनिमम होगा, है कि नहीं। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, तो वो अगर हम ट्रैक करेंगे ठीक से तो ये दोनों मिनिमम वैल्यूज को ऐड करो तो हमको z का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, राइट है। तो इसको हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो वर्टिकली ऐड करो तो x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा और माइनस साइन वी कैन टेक इट कॉमन out and बाकी ये जो है delta x plus delta y can be supposed to be the minimum value of this x plus y, correct है, yes. And then we just say if we just have this x maximum and y also maximum then their sum will also be maximum. तो sum maximum होगा तब जब दोनों components उसके maximum होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसका maximum value कितना होगा, देखो x plus y in one bracket plus ये delta x plus delta y भी ऐड कर दो दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y, करेक्ट है। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। नाउ इफ वी जस्ट वी ऑलरेडी नो दैट x प्लस y इज नथिंग बट z, राइट। सो वी कैन जस्ट ट्रांसलेट दिस इन टर्म्स ऑफ z। सो दिस इज z व्हिच इज गोइंग टू लाई बिटवीन, अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, z वापस, तो इसलिए यहाँ पे बन गया z माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y एंड हियर इट इज गोइंग टू बी z प्लस, here it is delta x plus delta y again, yes. But now if we just see carefully then z must lie between the minimum value that should be z minus delta z, correct है, क्योंकि हमने z के अंदर का जो एरर है वो डेल्टा z पकड़ के रखा है। अगर z के अंदर का एरर डेल्टा z है तो z must lie between z minus delta z and z plus delta z. So if we just equate, if you just compare these here then we can just understand that this delta x plus delta y is going to be same as delta z, correct hai? And even here also we can just get that this delta z is going to be sum of delta x and delta y. So that means we can just conclude here that delta z is going to be the sum of delta x and delta y. Okay, so this is the formula in order to find out the error in the z if we know the error in x and error in y. Getting this? कोई डाउट है इसके अंदर? सिंपल है। yes, ठीक है। so let us take the screenshot of this first so that you can just refer to it later, or if you want you can write it down. okay, ठीक है। so let us talk about x minus y now. okay, x minus y के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, या पहले उसका x का एग्जांपल ले लेंगे क्या, एक
ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे, सो यू विल जस्ट गेट एन आइडिया. Yes, see the question. Length and breadth of a rectangle are measured as. Okay, अभी देखो, length and breadth of rectangle are measured as 20 plus or minus 0.3, and here it is 15 plus or minus 0.2. Obviously it's in centimeter. Okay, ये सेंटीमीटर में हमने मेजर किया. ठीक है, लेंथ भी मेजर किया और ब्रेड्थ भी मेजर किया है. ठीक है, अभी इसमें हमको करना क्या है, देखो, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ its perimeter. Okay, perimeter. Do you know what is perimeter of rectangle? Yes, what is the formula for perimeter of rectangle? Do you know? कौन बताएगा? किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? पेरीमीटर मतलब होता क्या है? The sum of all sides, isn't it? If you add the sum of all the sides of a rectangle, suppose this is the rectangle, and suppose its length is denoted by L and breadth is B. Again, this is L and this will be B, because opposite sides of rectangle are always the same. So here the perimeter of this rectangle will actually be equal to L plus B plus L plus B, which happens to be L plus B plus L plus B. मतलब कितना हो गया वो? 2L plus 2B हो गया, है कि नहीं? तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखो, P is actually going to be 2 times of L plus B. Correct है? So this is actually the formula for perimeter of rectangle. If we just try to use it here, then we can just say that this P is going to be equal to 2 times of L plus B. Okay. अभी इसमें चेक करो कि पेरीमीटर अगर हमको पहले निकालना पड़ेगा ना, पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पे L कितना है दिया हुआ है, ये देखो, L is given to be 20 centimeter here. Okay, and B is given to be this 15 centimeter here, right? So अभी देखो, जब भी यहाँ पे ऐसा दिया जाता है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मेजर्ड एज 20 एंड आगे लिखते हैं प्लस और माइनस 0.3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 बट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी 0.3. ओके, ये 0.3 जो है वो एक्चुअली लेंथ के अंदर का एरर है. यस, so error in the length is going to be 0.3. So we can just note that delta L here is actually going to be 0.3, no doubt, and at the same time delta B in this case is actually going to be 0.2 in the same way here, क्योंकि breadth के अंदर का जो error है तो वो भी हमको दे के रखा है, क्योंकि breadth जो है वो एक्सप्रेस किया हुआ है इस तरह से, that is 15 plus or minus 0.2. So अभी plus or minus 0.2 का मतलब क्या होता है, that 0.2 is going to be the error in the measurement of that breadth here. So breadth is actually 15 centimeter, but it can be plus 0.2 or minus 0.2 of this 15. So it may be up to 15.2 or it may be minimum up to 14.8, right? So accordingly this will be actually the meaning. चलो ठीक है, तो हमको लेंथ भी मिल गया, ब्रेड्थ भी मिल गया, लेंथ के अंदर का एरर भी मिल गया, ब्रेड्थ के अंदर का एरर भी मिल गया. ठीक है, अभी हमको करना क्या है, तो देखो, पेरीमीटर पहले निकालना होगा. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल? ओके, वैसे तो हमको एरर निकालना है सिर्फ, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द पेरीमीटर आल्सो. यस, सो इट विल बी 2 times of 20 plus 15, okay, which is actually going to be 2 times of 35, right, which is actually will be 70 centimeter here. Correct है? Yes. Now if you want to find out the error in the measurement of this perimeter, what will we do? तो अभी उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सो देखो, इट विल बी एक्चुअली डेल्टा P विल बी इक्वल टू, अभी इस 2 के अंदर तो कुछ एरर नहीं आने वाला है. ओके, ये 2 तो कांस्टेंट है,
तो इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर जो भी एरर होगा तो वही एरर यहाँ पे पेरीमीटर के अंदर आने वाला है। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा पी विल बी एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। सो द पेरीमीटर के अंदर कितना एरर आएगा, तो देखो लेंथ के अंदर आ रहा है 0.3 सेंटीमीटर का एरर, 0.5 सेंटीमीटर plus 0.2 will actually be equal to 0.5 centimeter. सेंटीमीटर। That's it. So this is going to be the error in the measurement of perimeter. So how can we write the perimeter then? The perimeter of the rectangle along with its error will be like 70 centimeter and plus or minus 0.5. प्लस माइनस 0.5। That's it. So this will be actually the perimeter and along with its error. Okay. As a second example, we can just talk about. Yes, suppose two resistances. नहीं तो ऐसा करो, ये लिख के लो. You just take the screenshot of this fast. Okay, हो गया? Yes. Okay, so let us consider another example. Two resistances or two resistors of resistances (200 kilo ohm and 700 kilo ohm) are connected in series. Okay, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं. Okay, if their corresponding errors are 5% and 10% respectively. Okay, find their effective resistance with error. Okay, देखो, this is the question. We have the two resistors whose resistances are 200 kilo ohm and 700 kilo ohm, which are connected in series. Okay, and their corresponding errors are going to be 5% and 10% respectively. Okay, and we want to find out their effective resistance along with the error in that. Okay, so what will we do here? So इससे ये बात तो clear हो गया कि the resistances are given to be R1 that is equal to 200 kilo ohm and R2 is already given to be 700 kilo ohm. Okay, ये तो clear है. But how will you find out their errors? What is the error in the measurement of resistance, first resistance here? That means how will you find out delta R1? Yes. Is it 5? देखो, अगर एरर दिया हुआ है 5%, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि इट इज 5 ओनली? नो. ओके, 5 का मतलब, हाँ, 5% का मतलब 5 नहीं होता है. 5% का मतलब क्या होता है? अगर ये रेजिस्टेंस अगर 100 होता तो एरर 5 होता था, लेकिन वो ऑलरेडी 200 है ना. तो 100 होता तो 5 होता, तो 200 होता तो कितना होगा? 10 होगा. और कितना होगा? डबल, है कि नहीं? या अगर तुमको और ज्यादा फॉर्मली करना है तो उस केस में क्या करना है कि डेल्टा R1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5%, बट 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ R1 इटसेल्फ. ठीक है, जो R1 है उसका 5% हमको ढूंढ के निकालना है. ओके, अभी 5% कैसे ढूंढते हैं वो तुमको पता है ऑलरेडी. 5% का मतलब होता है 5/100 एंड R1 तो ऑलरेडी है हमारे पास जो कि 200 है. तो इसलिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल होके बचेगा क्या? 5 2s are 10 kilo ohm. This will be actually the value of delta R1. Getting it? कुछ डाउट इसमें?
Yes. Okay. In the same way, we can just try to find out this delta R2 also. डेल्टा R2 अच्छा, और एक बात कि यहाँ पे एक बात याद रखो कि ये परसेंटेज एरर है कि नहीं, परसेंटेज एरर। तो अगर ये परसेंटेज एरर है तो हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है? अल्टरनेटिव वे में बता रहा हूं यहाँ पे, देखो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R1 इज गिवन टू बी 5, करेक्ट है, ये दिया हुआ है। सो परसेंटेज एरर दिया हुआ है। परसेंटेज एरर होता क्या है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। सो अभी रिलेटिव एरर मतलब होता क्या है? डेल्टा R1 अपॉन R1, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 100 then it will become the percentage error, and that is actually given to be 5. Okay, so if it is 5, then we can just try to find out this delta R1 from this. So delta R1 upon R1 will actually be equal to 5 by 100, and if we just shift this R1 in that side, then we can be able to get this delta R1 equal to 5 by 100 times of R1, where R1 is already 200. So we can just get it as it is here. So R1 का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 200, तो हमको वही मिलेगा जो हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन अनदर वे ऑफ गेटिंग डेल्टा R1 हियर। ये फॉर्मूला यूज करके भी, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला यूज करके भी तुम निकाल सकते हो, डेल्टा R1 का वैल्यू निकाल सकते हो, नो डाउट। चलो ठीक है, बट वी हैव फाउंड इट आउट हियर। यस, नाउ वी कैन जस्ट कंसिडर the delta R2. How we'll get this delta R2? It is given to be 10%, but we have to remember the 10% of what? 10% of R2 itself. Okay, so therefore we can just get this as 10% of R2, and hence we can just get this delta R2 is equal to 10 upon 100 into R2, which is 700 here. Yes, so this delta R2 becomes actually equal to 0 0 cancel, or x 0 cancel, and 70. That's it. So 70 kilo ohm will actually be the value of delta R2. We have got it here. Getting it? तो डेल्टा R2 तो मिल गया, डेल्टा R1 भी मिल गया। अभी क्या चाहिए? निकलवा अभी रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा और एरर भी मिल जाएगा। We can just say that the effective resistance RS in series combination happens to be R1 plus R2. We already seen this in the 10th standard. So we can just get the value of RS to be simply 200 plus 700, which comes out to be 900 kilo ohm, correct है? Yes, RS तो हमको मिल गया 900 kilo ohm. But if we just try to find out this delta RS, मतलब error in the measurement of effective resistance, that will be delta RS here, which is going to be delta R1 plus delta R2, which is going to be delta RS is equal to, अभी delta R1 कितना है? ये देखो 10 है, और delta R2 कितना है? 70 है। So we can just write down as 10 plus 70. That means delta RS is actually going to be 80 kilo ohm. Getting it? So delta RS is found to be equal to 80 kilo ohm, and hence we can just write down that the effective resistance RS is going to be 900 plus or minus 80, and that is going to be in kilo ohm. That's all. So this is the effective resistance along with its error. Getting it? तो ये जो है ये हमने इस तरह से निकाल लिया. Just take the screenshot of this also. तो मतलब देखो यहाँ पे हमको एरर्स जो है वो डायरेक्ट नहीं दिए थे, परसेंटेज में दिए थे। तो उस केस में हमने क्या किया, परसेंटेज एरर यूज करके पहले नॉर्मल एरर निकाल के लिया और फिर उसको ऐड किया, ठीक है नहीं? क्योंकि एडिशन में क्या होता है, नॉर्मल एरर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल एरर्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे पहले नॉर्मल एरर्स निकालने पड़े, और उन नॉर्मल एरर्स को हम ऐड करेंगे तो हमको इस एडिशन के अंदर का एरर मिलने वाला है, इसलिए हमको पहले नॉर्मल एरर्स निकालने पड़े। ऐसा कभी नहीं करना है कि 5% और 10% डायरेक्ट ऐड कर दिया, 5 + 10 15% हो गया, बिल्कुल नहीं। दैट इज नॉट बी डन इन द केस ऑफ एडिशन हियर इन दिस केस। ओके, तो एडिशन के अंदर परसेंटेज एरर डायरेक्ट ऐड नहीं होते, बल्कि नॉर्मल एरर्स जो है, एक्चुअल एरर्स जो है वो सिर्फ ऐड होते हैं, और उससे हमको फाइनल एरर मिलता है, एडिशन के अंदर का एरर मिलता है, ठीक है। यस
Yes, let us try to build up a formula for finding the error in the measurement of difference of the two quantities. Okay, if suppose z is going to be equal to x minus y, okay, x minus y, and if suppose delta x is the error in x, and similarly delta y is going to be the error in y. Okay, and we want to find out the error in z. So let us assume that delta z be the error in z. Okay, we want to find this delta z here. How we can find it out? कैसे निकालेंगे? देखो x के अंदर का एरर अगर डेल्टा x है तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा? जरूर x माइनस डेल्टा x और x प्लस डेल्टा x के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल ठीक है। अभी y का अंदर का एरर अगर डेल्टा y है तो इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो भी वैसे ही y माइनस डेल्टा y और y प्लस डेल्टा y इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ओके, नाउ कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z? व्हेन z कैन बी मैक्सिमम। देखो हम x में से y को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अभी सबट्रैक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब x बड़ा है और y छोटा है। ये समझ सकते हो ठीक से? जब x का वैल्यू बड़ा होगा और y का वैल्यू सबसे छोटा होगा तब उनका डिफरेंस मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? तो इसलिए डिफरेंस मैक्सिमम तब होगा जब x का वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू में से हम y का छोटा वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन बी ऑब्टेन टू बी सिंपली दिस x plus delta x minus this one here, that is y minus delta y, correct है? So this is y minus delta y. Okay, and what is this maximum value of z has to be equal to? क्योंकि देखो z का भी अगर z के अंदर एरर अगर डेल्टा z है तो इसका मतलब जरूर z के बारे में भी तो ये होना चाहिए कि नहीं? z must be between z minus delta z and z plus delta z, करेक्ट है? ये z के लिमिट्स है, ठीक है। z के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि z lies between z minus delta z and z plus delta z. Okay, that means what is the minimum value of z, sorry, maximum value of z is going to be equal to, देखो z का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? यही तो है ना, z plus delta z। तो यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, सो उसके बदले हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? z plus delta z डाल देंगे, चलेगा? This is going to be the maximum value of z, which should be z plus delta z, but it is already equal to this x plus delta x minus y plus delta y. If you just simplify this further, ये ब्रैकेट ओपन अगर करेंगे तो हमको मिलेगा x plus delta x minus y and minus of minus plus delta y. समझ में आया ठीक से? तो इसको अगर हम सपोज सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो ये z प्लस डेल्टा z तो वैसे ही रहेगा, उसके अंदर कुछ है नहीं सॉल्व करने की जैसा। बट इस तरफ अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे तो ये x और माइनस y कंबाइन हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ गया x माइनस y फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ये देखो, ये डेल्टा x प्लस डेल्टा y ये चला जाएगा सेकंड ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ओके, विच मीन्स अभी ये देखो ये x माइनस y, लेकिन क्या है? ये देखो यहाँ पे x minus y is already z. So if we just replace it by that, then we can get this z plus delta z is equal to z plus this delta x plus delta y. Correct है? Yes. So this z will just get cancelled from both the sides, and what we are left with is simply delta z is equal to delta x plus delta y, which is nothing but the value of z, error in the z. Getting this? In the same way here, we can also talk about the minimum value of z on the other hand. ठीक है, अगर हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालने के लिए ट्राई किया तो क्या मिलेगा बताओ? मिनिमम वैल्यू ऑफ z will be equal to, when the z can be minimum, मतलब दो चीज का डिफरेंस मिनिमम कब रहता है?
वो तब रहता है जब पहला वाला जो नंबर है, मतलब जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सबसे छोटा हो और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ा हो, राइट। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन x इज मिनिमम एंड y इज मैक्सिमम। तो दिस x minus delta x minus y plus delta y will actually be the minimum value of z. So here we can just write it as x minus delta x minus y plus delta y. If you just simplify this further, abhi acha minimum value of z, how much it must be? This z minus delta z. So this is going to be z minus delta z, which is the minimum value of z, which should be equal to x minus delta x, and this, if you just open this bracket, minus y minus delta y. Okay, so here it becomes z minus delta z kept as it is. Here it will be x minus y, and minus sign taken common, and we get this delta x plus delta y in the bracket, and this x minus y is again replaced by z. Okay, so that we can just get this z minus delta z is equal to z minus delta x plus delta y. So again this z gets cancelled from both sides, and we are left with minus delta z is equal to minus of delta x plus delta y. And if we just cancel out this minus sign also, then we can be able to get this as delta z is equal to delta x plus delta y. Getting this? So what is the summary then? इस पूरे का जो हमने किया उसका समरी क्या हुआ? यही कि अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं तो उनके अंदर के जो एरर्स है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन के अंदर का एरर अगर हमको ढूंढ के निकालना है तो उनके अंदर के जो एरर्स है वो एरर्स हमको ऐड करने पड़ते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी, इसको समझो ठीक से। इवन इफ द टू क्वांटिटीज आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, एरर्स आर नॉट गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, एक्चुअली दे आर गेटिंग एडड टुगेदर। जब हम दो चीज के डिफरेंस के अंदर का एरर निकाल रहे हैं तो दोनों के अंदर का इंडिविजुअल एरर जो है वो हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको डिफरेंस के अंदर का एरर मिलेगा। ओके, और ये क्यों हो रहा है वो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है डिफरेंस जो है, डिफरेंस इज मिनिमम ओनली व्हेन द फर्स्ट क्वांटिटी इज मिनिमम एंड द सेकंड क्वांटिटी इज मैक्सिमम, बट द डिफरेंस इज मैक्सिमम ओनली व्हेन फर्स्ट क्वांटिटी इज मैक्सिमम एंड सेकंड क्वांटिटी इज मिनिमम। अगर तुमको ये नहीं समझा है तो मैं एक एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो, yes, consider an example. Suppose we have number 20, okay, and whose error is going to be suppose 0.5. okay, 20 के अंदर 0.5 इतना एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 20 का वैल्यू जो है वो कौन से दो वैल्यूज के बीच में होगा? जरूर 19.5 और 20.5 के बीच में होगा, करेक्ट है, ठीक है। अभी दूसरा एक नंबर लेता हूं मैं, मान लो कि ये 10, ओके, 10 के अंदर एरर अगर आ रहा है 0.2 का, 0.2 का, ठीक है, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जरूर 9.8 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 10.2 होगा, करेक्ट है, यस। अभी हमको इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस। अभी 20 और 10 का डिफरेंस कितना होने वाला है? 10 ही होने वाला है। 20 minus 10 is going to be 10, no doubt. But how much will its minimum value be and how much will be its maximum value? क्योंकि डिफरेंस का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा हमको? देखो, अगर 20.5 में से अगर हमने 10.2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है क्या? नहीं, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है क्या? नहीं। तो अगर हम सपोज 25.5 से अगर 9.8 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तब हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कितना है वो? देखो, इस 20.5 में से ये 9.8 को हटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है? इट कम्स आउट टू बी yes 10.7, isn't it? You can just call it as 10.7, no doubt. And at the same time, how will you get the minimum value then? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा उसमें? अभी देखो 20 का मिनिमम वैल्यू कितना है? 19.5 है। अभी इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला वैल्यू तो हमको इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। देखो 19.5 माइनस 10.2 कितना आता है?
10.3 बनता है, करेक्ट है ना, 10.3. So we can just call it as 10.3 like this. नहीं, sorry, 9.3. Yes, 9.3. तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 9.3 और 10.7 के बीच में ये डिफरेंस आता है, डिफरेंस है. तो इसका मतलब फिर जो डिफरेंस है उसके अंदर एरर कितना हुआ? Can't we write this as 10 is less than, sorry, greater than 10 minus 0.7, sorry, 10 minus 0.7, and it is going to be less than 10 plus 0.7. ओके, इसका मतलब जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के अंदर एरर कितना आ रहा है? 0.7 का एरर आ रहा है. ठीक है, तो इस यू कैन राइट दिस एज 10 प्लस और माइनस 0.7, करेक्ट है, 0.7. बट व्हाट इज दिस 0.7? इट इज एक्चुअली, अगर देखो यहाँ पे ये 20 जो है, 20 के अंदर एरर कितना था? 0.5 था, और इस 10 के अंदर एरर कितना था? 0.2 था, बराबर. अभी यहाँ पे ये जो 0.7 हमको मिला है वो एक्चुअली इस 0.5 और 0.2 का सम है, एडिशन के बराबर है. ठीक है, so that is the thing we have to understand. That means even if the quantities are getting subtracted, but their errors are getting added up together. Just take the screenshot of this also first. सर हमेशा ही ऐसा होगा? हेलो Yes, 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 सर हमेशा ही ऐसा होगा? yes, बिल्कुल हमेशा ही ऐसा होगा. जब भी हम दो क्वांटिटीज सबट्रैक्ट करेंगे तब उनके अंदर के जो एरर्स है वो ऐड ही होंगे. एंड जो 20 या 10 लिया है आपने, 20 और 10 वो माइनस होगा? नहीं, अगर माइनस हम करने वाले हैं तो ना, अगर हम सपोज सब्ट्रैक्शन के अंदर का एरर ढूंढना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एरर ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर का एरर और सेकंड क्वांटिटी के अंदर का एरर, इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट. समझा? मतलब क्वांटिटीज भले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन उनके एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो हमेशा ऐड ही होंगे. ओके, हाँ सर. देखो जैसे इसके पहले का एग्जांपल हमने क्या देखा था, एडिशन के बारे में देखा था. अगर हमने इस 20 और 10 को ऐड किया तो क्या मिलेगा बताओ? 30 मिलेगा. ओके, 30. अभी उस 30 के अंदर एरर कितना होगा? 0.7 का ही होगा. बराबर, 0.7 का एरर होगा. ठीक है, अभी हम यहाँ पे 20 और 10 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, बराबर. अभी 20 और 10 को सब्ट्रैक्ट किया, अभी हमको 10 बचेगा. अभी इस 10 के अंदर एरर कितना होगा? 0.7 का ही होगा. करेक्ट, वो 0.7 का ही होगा, क्योंकि एरर्स जो है वो हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते. ये देखो यहाँ पे क्यों क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूँ. देखो 20 और 10 को जब हम ऐड करते हैं तब तो वो 0.7 का एरर कैसे होता है वो समझ में आया. ठीक है, लेकिन 20 और 10 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो हमको 10 मिलने वाला है. ठीक है, लेकिन अभी ये 10 का मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा हमको? when this 10 when the value of this difference be minimum. क्योंकि देखो मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए हमको क्या करना है, 20 का मिनिमम वैल्यू कितना है? 19.5 है, उसमें से इस 10 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10.2 है. 10.2. सब्ट्रैक्ट करना है. इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, करके देखो, ये देखो 19.5 minus this 10.2. okay, how much it comes out to be? 9.3. करेक्ट, सो 9.3 ये उसका सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया ना 10 का, ये जो डिफरेंस का. समझा क्यों? हाँ. क्योंकि देखो अगर 20.5 में से 10.2 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है? 10.3 आता है. 10.3. अभी 10.3 तो कोई मिनिमम वैल्यू तो है ही नहीं, उससे छोटा Maximum. उधर मिल रहा है कि नहीं? तो इसलिए z का मिनिमम वैल्यू तब मिलेगा जब x का मिनिमम और y का मैक्सिमम. वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और z का मैक्सिमम वैल्यू कभी मिलेगा when the difference will be maximum. जब हम x का मैक्सिमम और y का मिनिमम को माइनस देखो करेंगे. ये 20.5 में से 9.58 जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये 20.5 उसमें से गया 9.8, तो कैरी लेना पड़ेगा. 15 में से 8 गया 7. ठीक है, ये बन गया 15 और ये 19, करेक्ट है. तो यस 19 minus 10.7, ये उसका सबसे बड़ा वैल्यू हो गया ना z का. हाँ.
क्योंकि देखो अगर हमने सिंपली इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया या इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो इस इतना बड़ा वैल्यू कभी नहीं मिलने वाला हमको. 10.7 is the maximum value of that difference, and therefore we can just get the difference maximum. सर और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे. हाँ, सब्ट्रैक्शन का ही चल रहा है ना हमारा. ये देखो. ओके, तो फिर एडिशन के टाइम पे एडिशन करने का. बिल्कुल बिल्कुल, एडिशन के टाइम हम एडिशन करेंगे. वही तो किया था ना हमने अभी इसके पहले वाले इसमें. ठीक है, तो वो एडिशन का तो क्लियर है बिल्कुल, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है. अगर नंबर्स ऐड करने वाले हैं तो एरर्स भी ऐड ही होंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो करेक्ट है, वो हमने समझा है. लेकिन सब्ट्रैक्शन में के बारे में हमारा डाउट था ना, तो सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने क्या किया, जो सब्ट्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के निकाला और सब्ट्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू ढूंढ के निकाला, और पता चला कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है वो इस मीन वैल्यू से 0.7 से डिफर करते हैं, और ये 0.7 यहाँ पे 0.5 और 0.2 को ऐड करके मिलता है. इससे ये पता चलता है कि इवन इफ द क्वांटिटीज आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, एरर्स आर ऑलवेज टू बी एड अप टुगेदर. ठीक है, तो एरर्स हमेशा ऐड होते हैं. यस, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस. ये हो गया स्क्रीनशॉट इसका. ओके, टेक एन एग्जांपल. Mass of 5.00 plus or minus 0.08 kilogram is removed from the mass of 40.00 plus or minus 0.20 kilogram. Okay, find remaining mass and error in it. Okay, yes, we want to find out the remaining mass. अभी इसके वर्डिंग से ही पता चल रहा है कि we want to find out the difference, right? We can just take the first mass as m1, which is given to be 5.00 plus or minus 0.08 kilogram. Okay, so that means this is the value of m1 actually, and this is the value of delta m1, right? Yes, then again m2 can be written to be this. Sorry, उल्टा हो गया क्या? चलो ठीक है, we'll consider m2 minus m1. क्या फर्क पड़ता है? तो ये 40.00 plus or minus 0.20 kilogram. This is actually going to be the m2. Okay, so now how will you find out the remaining mass then? Remaining mass can be found out by this m2 minus m1. Getting it? m2 में से m1 हमको हटाना पड़ेगा. ठीक है, let us call it as delta m. Okay, यार चलो नहीं डेल्टा एम नको, उसको हम क्या बोलेंगे, m बोलेंगे. चलो ठीक है, so m will be equal to m2 minus m1, right? So this is the equation. Yes, now m can be found out easily because m2 is already given to be 40.00 minus m1 is actually given to be 5.00, correct है? So m can be written to be 40 minus 5 कितना होता है, 35, right? So 35.00 kilogram. This is the remaining mass. Okay, but what is the maximum possible error in that? So वो निकालने के लिए हमको अभी यूज करना पड़ेगा डायरेक्ट. डेल्टा m is going to be equal to delta m1 plus delta m2, सीरीज प्लस साइन. ओके, तो यहाँ पे एडिशन हमको करना है. So delta m will be actually equal to delta m1 which is 40, नहीं सॉरी, delta m1 is actually 0.20 plus, तो वो जो है 0.08 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा m इज इक्वल टू 0.28 किलोग्राम. एंड देन वी कैन जस्ट राइट डाउन दैट
the remaining mass is actually equal to 35 plus yes, minus 0.28 plus or minus 0.28 kilograms. kilograms. That's all. This is the example. Okay, just take the screenshot of this also. Sir, you are